नमस्कार दोस्तों, आज हम मार्वल की एक मूवी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको मूवी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आगे के सारे मार्वल्स की मूवी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है अंटार्कटिका के बर्फीले रेगिस्तान से, जहां ऑयल की खुदाई के दौरान वहां पर एक बहुत ही बड़ी शिप क्रैश हुई मिलती है। बाद में कुछ लोग उस शिप को लेजर से कट कर अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर छानबीन करने लगते हैं। उसी दौरान उन्हें एक रेड और ब्लू कलर की शील्ड मिलती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये शील्ड कैप्टन अमेरिका की थी। बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हमें मार्च 1942 में टॉन्सबर्ग शहर में ले जाया जाता है, जहाँ एक आदमी भागता हुआ एक चर्च में जाकर पादरी को सावधान करता है क्योंकि बहुत से लोग उसी चर्च की तरफ आ रहे थे। लेकिन तभी एक आदमी दीवार को तोड़कर अंदर आ गया था और वहीं पर कब्र पर रखी पत्थर को खिसका देता है। वैसे बता दूं, इस आदमी का नाम जॉन स्मिथ है और ये हाइड्रा नाम के ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। इधर जॉन कब्र में मम्मी के पास रखे एक क्यूब को ले लेता है और हमें वहीं पर पता चलता है उस क्यूब का नाम टेसरेक्ट है, जो ऑडियंस के खजाने का बेशकीमती रत्न था। बाद में जॉन को पता चलता है वो नकली है, लेकिन फिर उसकी नज़र एक दीवार पर जाती है जहां एक बटन दबाने से दीवार से एक बॉक्स निकलती है जिसमें टेसरेक्ट उसे मिल जाती है। बाद में जॉन उसे लेकर वहां से चला जाता है और फिर यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होती है और एक साल आगे दिखाई जाती है, यानी कि 1943 में, जहां स्टीव रॉजर्स नाम का एक लड़का आर्मी में भर्ती होने के लिए टेस्ट देता है, लेकिन उसके हेल्थ इश्यूज की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ऐसा स्टीव के साथ बहुत बार हो चुका था। बाद में स्टीव का फ्रेंड बकी उसे एक फ्यूचर एग्जीबिशन में ले जाता है जिसे हावर्ड स्टार्क ने ऑर्गेनाइज किया था, और ये हावर्ड स्टार्क वही थे टोनी स्टार्क के पिता, अगर आपने आयरन मैन देखी हो तो। इधर स्टीव वहां से फिर से किसी एक आर्मी के लिए टेस्ट देने के लिए चला जाता है, लेकिन बकी उसे रोकता है और बोलता है छोड़ दो, ये सब नहीं होगा तुमसे ये सब। पर स्टीव अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, वो भी लोगों की हिफाजत करना चाहता था। जब स्टीव अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, उसी वक्त पीछे खड़े हुए एक आदमी डॉक्टर अब्राहिम उनकी बातें सुन रहे थे। बाद में जब स्टीव टेस्ट देने जाता है, तभी वहां पर लिखे हुए सूचना को पढ़कर स्टीव वहां से जाने लगता है क्योंकि उसने अपने फॉर्म में अपनी गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन फिर डॉक्टर अब्राहिम वहीं पर आ जाते हैं। बाद में अब्राहिम स्टीव की बातें सुनकर बोलते हैं कि वो उसे एक मौका दे सकते हैं, बशर्ते उसे सच बोलना होगा। फिर स्टीव उन्हें बताता है कि वो ब्रुकलिन से है और वो एक सोल्जर बनना चाहता है। ये बातें सुनकर डॉक्टर अब्राहिम स्टीव को पास कर देते हैं और आप देख सकते हैं स्टाम्प में 1A लिखा है, यानी कि यहीं से फर्स्ट एवेंजर की शुरुआत भी हो चुकी थी। इधर हम जॉन को देखते हैं। जॉन टेसरेक्ट के इस्तेमाल से कोई ऊर्जा वाली मशीन बनाता है जिसे वो जंग के दौरान जहाजों में ऊर्जा ला सके और सभी जंग को जीत सके। और इसमें जॉन का साथ डॉक्टर जोला नाम के साइंटिस्ट भी दे रहे थे। अगले सीन में हम एजेंट पेगी कार्टर और कर्नल फिलिप्स को देखते हैं जो सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, जिसमें स्टीव भी शामिल था। ट्रेनिंग के दौरान फिलिप्स अब्राहम को बोलते हैं कि इसे तुम कैसे चुन सकते हो क्योंकि ये तो हर काम में पीछे है, अगर इसके शरीर में सुइयां चुभ ही गई तो आर पार निकल जाएगी। पर अब्राहिम बोलते हैं तुम्हें इस पर शक है, पर मैं तो इसी को सिलेक्ट कर चुका हूँ सुपर सोल्जर बनने के लिए। बाद में फिलिप्स सभी का टेस्ट लेने के लिए एक डमी बॉम्ब को सोल्जर्स के पास फेंक देते हैं, जिसे देखते ही सारे सोल्जर्स छुप जाते हैं। पर स्टीव सभी को बचाने के लिए खुद बॉम्ब पर लेट जाता है, जिसे देखकर फिलिप्स भी बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। बाद में अब्राहिम स्टीव को अपने सीरम के बारे में बताते हैं। अगले दिन एजेंट कार्टर स्टीव को एक खुफिया जगह पर ले जाती है, जहां स्टीव को हावर्ड स्टार्क की बनाई हुई एक मशीन में डाल दिया जाता है और सीरम को इंजेक्ट कर वाइटा रेज छोड़ा जाता है। जब वाइटा रेज 70% कंप्लीट हो जाती है, तभी स्टीव चिल्लाने लगता है, जिसके कारण सभी रेज को बंद करने लगते हैं। लेकिन स्टीव अंदर से ही 100% करने को बोलता है क्योंकि उस रेज को वो बर्दाश्त कर सकता था। बाद में क्या था, हावर्ड स्टार्क पूरे 100% कर देते हैं। इसके बाद जब स्टीव को उसके अंदर से बाहर निकाला जाता है, तभी वो कुछ अलग ही दिख रहा था। वह पहले से कुछ लंबा था, उसके सारे हेल्थ इश्यूज भी खत्म हो चुके थे। इधर वहीं पर बैठा हुआ एक आदमी डॉक्टर अब्राहम को गोली मारकर बचे हुए एक सीरम को लेकर भाग जाता है, लेकिन तभी स्टीव उसका पीछा करने लगता है और स्टीव देखता है कि वो गाड़ियों से भी तेज दौड़ने लगा है। बाद में वो आदमी एक शिप की मदद से पानी के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर स्टीव भी पानी के अंदर जाकर उससे बाहर लेकर आ जाता है। लेकिन तभी वो आदमी साइनाइड खाकर अपनी जान दे देता है।
इधर भागदौड़ में बची हुई एक सीरम भी टूट जाती है। बाद में स्टीव का सैंपल लिया जाता है ताकि उस सीरम को दोबारा बनाया जा सके, क्योंकि फिलिप्स को तो एक सुपर सोल्जर की फौज चाहिए थी, लेकिन मिला था सिर्फ उन्हें एक। इधर स्टीव जिस बहादुरी से जॉन के आदमी को पकड़ा था, जिससे वो पब्लिक में बहुत ही फेमस हो गया था, इसलिए वहाँ एक सीनियर बोलते हैं कि अगर तुम जंग में अपने सिपाहियों और अपने देश की मदद करना चाहते हो तो एक तरीका है। बाद में हम देखते हैं कि स्टीव को कैप्टन अमेरिका का ड्रेस पहनाकर अलग अलग शहरों में शो के लिए भेजा जाता है, जहां स्टीव लोगों से अपील करता है कि वो वॉर बॉन्ड खरीदें ताकि सरकार के पास पैसे आए, जिससे वो सोल्जर्स के लिए हथियार और टैंक्स खरीद सकें। लेकिन स्टीव को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो तो एक सोल्जर बनना चाहता था। बाद में स्टीव को एक दूसरी जगह शो करने के लिए भेजा जाता है, जिसे देखने के लिए वहां पर जंग से वापस आए कुछ लोग की बटालियन थी, जो शो को देखकर सभी वहां पर स्टीव का बहुत ही मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि स्टीव उन्हें बोर करने लगा था और स्टीव से सभी सोल्जर्स परेशान भी हो गए थे। ये देखकर स्टीव थोड़ा अपसेट होकर वहां से चला गया। शो के बाद स्टीव के पास पेगी कार्टर आती है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त बकी जिस बटालियन में था, उस बटालियन को हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन पर हमला करने के लिए भेजा गया था, लेकिन सारी बटालियन मारी गई और जो बटालियन बची हुई थी अभी वो उन लोगों के सामने ही परफॉर्म कर रहा था। इसके बाद स्टीव फिलिप्स के पास जाता है और दोस्त के बारे में पूछता है क्या बकी मारा गया है, लेकिन फिलिप्स बोलते हैं उन्हें याद नहीं, क्योंकि आज उन्होंने इतने सारे शोक पत्र पर साइन किए थे कि वो उन्हें दोबारा फिर से नहीं गिनना चाह रहे थे। बाद में वो बोलते हैं कि ये नाम शायद जाना पहचाना है। इसके बाद फिर से स्टीव पूछता है क्या फिर से वहाँ पर कोई फौज जा सकती है, और तभी फिलिप्स बताते हैं कि हम वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर दुश्मनों की बहुत बड़ी घेराबंदी है। अगर हमने सिपाहियों को वहाँ पर भेजा तो हम बहुत सारे सिपाहियों को खो देंगे। लेकिन स्टीव अपने दोस्त को बचाना चाह रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि बकी अभी भी जिंदा है, और वो फिर अकेले ही वहाँ से बकी को बचाने निकल जाता है। लेकिन पैगी बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ वहाँ तक पहुँचने में। बाद में स्टीव पैगी कार्टर और हॉगवर्ड स्टार्क की मदद से हाइड्रा कैंप तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है, और अंदर जाते ही उसे बहुत सारे टेसरेक्ट के हथियार दिखते हैं, जिनमें से वो एक ले लेता है ताकि उससे कुछ एक्सपेरिमेंट हो सके। फिर वो सारे सोल्जर्स को छुड़ा देता है, जिसमें बकी नहीं था। इसी कारण स्टीव सभी लोगों को बाहर भेज देता है और खुद बकी को ढूंढने चला जाता है, क्योंकि उन लोगों ने बताया था कि कुछ लोगों को अलग भी रखा गया है। इधर जॉन को कैमरे में सब दिख जाता है, और बाद में जॉन देखता है कि कैप्टन के सामने उसकी फौज नहीं टिक पा रही थी। तभी वो पूरे किले को टाइमर से सेट कर देता है और वहाँ से टेसरेट को लेकर भागने लगता है। इधर स्टीव बकी को भी ढूंढ लेता है, जो कि एक रूम में बेहोश पड़ा था। वो बाहर निकल ही रहे थे कि तभी सारे टाइमर एक एक कर फटने लगते हैं, और फिर इधर स्टीव यानी कैप्टन का सामना जॉन से हो जाता है, और फिर जॉन अपना रियल फेस दिखाता है, क्योंकि इसका ये हाल उसी सीरम की वजह से हुआ था। फर्क बस इतना था कि उस वक्त सीरम पूरी तरह से तैयार नहीं थी, और उस वक्त जॉन पावरफुल बनने के लिए सीरम को डॉक्टर अब्राहम से लेकर अपने ऊपर इंजेक्ट कर लिया था, और तभी से उसका चेहरा खराब हो गया था, जिससे उसका नाम रेड स्कल भी पड़ा था। इसके बाद रेड स्कल और डॉक्टर जोरा दोनों वहां से भाग जाते हैं। इधर कैप्टन भी बकी के साथ सारे फंसे हुए बटालियन को लाने में कामयाब हो जाता है, जिससे फिलिप्स और भी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे कैप्टन बना दिया जाता है। अगले दिन कैप्टन हाइड्रा के अलग अलग हथियारों की फैक्ट्री को तबाह करने के लिए एक प्लान बनाता है और अपने उसी बटालियन के साथ निकलने लगते हैं जिसे उन्होंने बचाकर लाया था। बाद में हॉगवर्ड स्टार्क कैप्टन को कॉस्ट्यूम और वाइब्रेनियम की बनी हुई शील्ड देते हैं। शील्ड जिस धातु की बनी थी उसे वाइब्रेनियम बोलते हैं, और वो धातु इतनी ही पृथ्वी पर थी जितनी की कैप्टन के हाथों में। इधर सभी अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं और सभी एक एक कर सारे बेस को तबाह करने लगते हैं। बाद में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डॉक्टर जोला ट्रेन के रास्ते कहीं जा रहे हैं। तभी कैप्टन अपने आदमियों के साथ वहां ट्रेन पर पहुंच जाता है, और फिर वहां पर कैप्टन और डॉक्टर जोला के आदमियों से फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान कैप्टन का फ्रेंड बकी ट्रेन से खाई में गिर जाता है। बाद में डॉक्टर जोला भी पकड़े जाते हैं। इधर बकी को खोने के बाद कैप्टन बहुत गुस्से में आ जाता है और रेड स्कल को मारने के लिए उसके मेन अड्डे पर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में सबको तोड़ते फोड़ते हुए उसके अड्डे तक पहुंचता है, पर बाद में कुछ देर फाइट करने के बाद कैप्टन पकड़ा जाता है और रेड स्कल तक पहुंच जाता है। और अब वहां पर भी रेड स्कल और कैप्टन में फाइट होने लगती है, जिसमें रेड स्कल के निशाने पर कैप्टन थे। लेकिन तभी कैप्टन के फ्रेंड्स सामने से आ जाते हैं और रेड स्कल पर हमला कर देते हैं, और बाद में हम पेगी कार्टर और फिलिप्स को भी आकर तबाही मचाते हुए देखते हैं।
इसी बीच रेड स्कल अपने प्लेन से भागने की तैयारी करने लगता है और प्लेन वहां से चला जाता है। इधर कैप्टन भी दौड़ते हुए प्लेन का पीछा करते हैं, पर तब तक प्लेन बहुत दूर निकल चुकी थी। पर उसी वक्त फिलिप्स भी वहां पर आ जाते हैं और फिर दोनों रेड स्कल के पीछे लग जाते हैं। बाद में जब प्लेन उड़ने ही वाली होती है तभी कैप्टन प्लेन पर जंप कर देते हैं और फिलिप्स भी अपनी गाड़ी घुमा लेते हैं। इधर कैप्टन प्लेन के अंदर आकर सभी से फाइट करने लगते हैं और उसी वक्त वो देखते हैं कि जॉन कुछ मिसाइल्स को भी तैयार कर रखा था अलग अलग शहरों में लॉन्च करने के लिए। बाद में लड़ते हुए कैप्टन प्लेन के केबिन में चले जाते हैं, जहां पर फिर से उन्हें रेड स्कल का सामना होता है जो छुपा हुआ था। तभी वो रेड स्कल पीछे से कैप्टन पर वार करता है और फिर से दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट करते वक्त गलती से प्लेन का हैंडल घूम जाती है, लेकिन रेड स्कल फिर प्लेन को सीधा करने में कामयाब हो जाता है और उसे ऑटो पायलट में सेट कर देता है। इधर जब रेड स्कल कैप्टन को गोली मारता है तभी कैप्टन अपने आप को बचा लेते हैं, पर जब वो शील्ड को फेंक कर मारते हैं तो शील्ड सीधा जाकर टेसरेक्ट की मशीन से टकरा जाती है, जिससे टेसरेक्ट बाहर आ जाता है। बाद में रेड स्कल टेसरेक्ट को हाथ में उठा लेता है, लेकिन उसकी एनर्जी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी वजह से वहां पर एक वर्महोल खुलती है और रेड स्कल उसी में समा जाता है। बाद में वो टेसरेक्ट प्लेन को भी पिघलाकर नीचे गिर जाती है। इधर कैप्टन जब प्लेन में देखते हैं तो प्लेन की लोकेशन न्यूयॉर्क की तरफ सेट थी और वो न्यूयॉर्क में जाकर टकराने वाली थी। फिर वो पेगी से लाइन पर बातें कर डिसाइड करते हैं कि वो प्लेन को अटलांटिस में क्रैश कर देंगे, पर पेगी बोलती है ऐसा मत करो, हम हॉगवर्ट्स से बातें करते हैं कि कैसे उस प्लेन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पेगी भी अब कैप्टन से प्यार करने लगी थी। लेकिन कैप्टन बोलते हैं कि उतना टाइम नहीं है और फिर पेगी से बात करने के दौरान ही प्लेन अटलांटिस में क्रैश हो जाती है और पूरी की पूरी प्लेन बर्फ में समा जाती है और प्लेन का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही बाहर रहता है, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। बाद में सभी वॉर जीतने के बाद जश्न मनाने लगते हैं। इधर हार्वर्ड स्टार्क को भी ओशियन में ढूंढते हुए टेसरेक्ट मिल जाती है, पर कैप्टन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हार्वर्ड स्टार्क कैप्टन को खोजने के लिए अपनी खोज जारी रखते हैं। इधर हम देखते हैं कि कैप्टन का केस इनएक्टिव रह जाती है और उसकी फाइल बंद कर दी जाती है। इसके बाद जब कैप्टन को होश आता है तो वो एक पुराने से दिखने वाले रूम में थे, जहां कोई मैच की कमेंट्री चल रही थी। पर जब वो उस मैच को सुनते हैं तो उन्हें कुछ शक होता है, क्योंकि वो जो कमेंट्री चल रही थी वो 1941 की थी और कैप्टन उस मैच में खुद थे। बाद में वो हॉस्पिटल को तोड़ते हुए बाहर आते हैं तो उन्हें सब कुछ नया नया सा लगने लगता है, सब कुछ अलग सी दिख रही थी। और फिर तभी वहां पर निक फ्यूरी की एंट्री हो जाती और फिर वो कैप्टन को बताते हैं कि आप करीबन 70 सालों तक सोए हुए थे और अभी आप 2011 में हैं। मैं आपको ये सब धीरे धीरे बताने वाला था, पर आप इतने स्मार्ट हैं कि ये सब कुछ खुद ही जान लिया और इसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। ये सुनकर कैप्टन थोड़ा शांत हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, जिसे देखकर फ्यूरी पूछते हैं कोई प्रॉब्लम है कैप्टन? तभी कैप्टन बताते हैं कि वो एक डेट पर जाने वाले थे और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें फ्यूरी आकर बोलते हैं कि आपको कोई मिशन पर जाना है दुनिया को बचाने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है मूवी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाली सारी मार्वल्स की मूवी और सीरीज को आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।